डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का जो चैप्टर फर्स्ट जो हमारा कंटिन्यू चल रहा है, उसी के अंदर हम सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। तो आज यहाँ पर हम देखेंगे सेकंड पार्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें देखेंगे। और यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप वीडियो चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पर फर्स्ट पार्ट भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज हम सेकंड पार्ट के अंदर क्या चीज़ें देखने वाले हैं इसके अंदर और क्या क्या हम समझेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर इसका जो माइंड मैप है ये आपको दिमाग में से बना लेना है। और जैसे हमने अभी तक ठोस को यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं, और ठोस के अंदर हम क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस में इसको वर्गीकृत कर देते हैं। और साथ ही साथ अब हम देख रहे हैं जो क्रिस्टली ठोस होता है उसको फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चार भागों में उसे बांटा जा सकता है। जो चार भाग हैं धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आयनिक ठोस और आणविक ठोस, है ना। ये चार भाग हैं। और इसी प्रकार से फिर आणविक ठोस जो होता है, आणविक ठोस को तीन प्रकारों में बांट दिया जाता है, अध्रुवी, ध्रुवी और हाइड्रोजन। तो जैसे कि आप इतने बड़े टॉपिक को बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, इस प्रकार का आप अपने माइंड के अंदर इसका ग्राफ बना लें, एक स्ट्रक्चर बना लें, ताकि इससे आप आसानी से इसको इस इतने बड़े टॉपिक को याद रख पाएँ। अब यहाँ पर आपकी सारी चीज़ें फिर क्लियर होना चाहिए कि हम आयनिक ठोस का मतलब भी समझते हों, आणविक ठोस का मतलब भी समझते हों और धात्विक का मतलब भी समझते हों, साथ ही साथ क्रिस्टली, अक्रिस्टली। तो चलिए और बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पर हम क्रिस्टली और अक्रिस्टली को देख चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे इसमें जो क्रिस्टली ठोस है इसके प्रकारों पर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि जो क्रिस्टली ठोस होते हैं इनका वर्गीकरण करते हैं हम। तो इनका जो वर्गीकरण किया जाता है वो किया जाता है उनमें परिचालित जो अंतराण्विक बल होते हैं उसके आधार पर। तो देखिए, यहाँ पर क्रिस्टली ठोस जो होंगे ना, उन्हें हम उनके जो ऑपरेटिंग इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस होंगे उनके आधार पर हम उनको बांट रहे हैं, जो कि उनके बीच में लगने वाले अंतराण्विक बल है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको बलों पर विशेष ध्यान देना है कि किसमें कौन सा बल लग रहा है। चलिए आगे बात करते हैं, क्योंकि इसी के बेस पर हम इसको बांट रहे हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं आणविक ठोस की। जो आणविक ठोस होता है वो क्या होगा, इसी के साथ में आयनिक ठोस दूसरा हमारा प्रकार हो जाएगा, आयनिक ठोस। तीसरा हमारा प्रकार होगा धात्विक ठोस, और चौथा जो प्रकार होगा वो होगा हमारा सहसंयोजक ठोस। ये चार प्रकार होते हैं क्रिस्टली ठोस के। अब देखिए, यहाँ पर हम फिर बारी बारी से एक एक ठोस के बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। जैसे हम आणविक ठोस है तो उसको जानेंगे, फिर आयनिक ठोस को जानेंगे, और फिर धात्विक ठोस को, और फिर सहसंयोजक ठोस को। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर समझ लीजिएगा थोड़ा सा कि अब जैसे कि चार प्रकार तो हमारे क्रिस्टली ठोस के ये हो गए हैं, साथ ही साथ जो आणविक ठोस होता है वो तीन प्रकार उसके बन जाएंगे, और वो हम देखते हैं अगले स्लाइड में। चलिए देखिए, जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आणविक ठोस की, कि आणविक ठोस कहा किसको जाए। तो आणविक ठोस यहाँ पर आप नाम से ही समझ सकते हैं। आणविक मॉलिक्यूलर का मतलब होता है अणु, है ना, अणु। अब अणु से बन जाता है आणविक। तो डेफिनेशन क्या हो सकती है वो देखिए, ऐसे क्रिस्टली ठोस जिनके अवयवी कण अणु होते हैं, है ना। बहुत अच्छी परिभाषा है। ऐसे क्रिस्टली ठोस जिनके अवयवी कण अणु होते हैं उन्हें हम आणविक ठोस कहते हैं, इन्हें हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहते हैं, है ना। तो देखिए, यहाँ पर जो आपको प्रश्न या क्वेश्चन जो भी मिलता है उसके अंदर हिंट होती है कि भाई आपसे पूछा जाए कि आणविक ठोस क्या होते हैं, तो आप समझ जाइएगा जिनके अवयवी कण अणु होते हैं इन्हें हम आणविक ठोस कहते हैं।
चलिए आगे हम बात करते हैं। आणविक ठोस जो होता है उसको हम 3 भागों में बांट देते हैं, क्योंकि इसके भी फिर क्या होते हैं, 3 प्रकार हो जाते हैं। ये 3 प्रकार किसके हैं, आणविक ठोस के। अब इसके जो 3 प्रकार है, इसमें सबसे पहला प्रकार है हमारा अध्रुवी आणविक ठोस। अब आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि अध्रुवी क्या होता है। इसे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स भी कहा जाता है। अब अध्रुवी का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि अध्रुवी क्या होता है, क्योंकि चलिए हम डिटेल से इसको जानने की कोशिश करेंगे। अगले प्रकार को देख लेते हैं। दूसरा प्रकार है ध्रुवीय आणविक ठोस। देखिए ये अध्रुवी था, अब ध्रुवी है, और आणविक तो उनका ही रूप है। तीसरा हम प्रकार की बात करते हैं तो ये है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तीसरे ठोस के अंदर क्या है, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो ये है इसके प्रकार, किसके, आणविक ठोस के। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम आणविक ठोस की डेफिनेशन को तो समझ ही चुके हैं कि जिनके अवयवी कण अणु हुआ करते हैं उसे हम कहते हैं आणविक ठोस। इसके 3 प्रकार भी देख लिए। और अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आणविक ठोस है इसी के जो 3 प्रकार हैं, ध्रुवी, अध्रुवी और हाइड्रोजन बंधित, इनको बारी बारी से थोड़ा डिटेल समझेंगे, क्योंकि ये आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम आ गए हैं अध्रुवी आणविक ठोस के ऊपर, जो कि है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, है ना, अध्रुवी आणविक ठोस। चलिए इसकी डेफिनेशन समझते हैं। देखिए जो अध्रुवी होगा, इसमें क्या होता है कि इसमें जो कुछ अवयवी कण हुआ करते हैं, परमाणु, जैसे कि निम्न ताप पर आर्गन। अब देखिए आर्गन क्या है, परमाणु है। इसी के साथ में कुछ नोबल गैस जैसे कि आर्गन भी हो चुकी है उसी के अंदर हीलियम आ जाती है। तो या तो कुछ ऐसे परमाणु हो सकते हैं जो कि निष्क्रिय होते हैं, है ना, क्योंकि ये किसी से क्रिया नहीं करते हैं। अथवा फिर अध्रुवी सहसंयोजी बंध से बने हुए अणु, या तो कुछ ऐसे परमाणु हो सकते हैं या फिर अध्रुवी बंध से बनने वाले, जो सहसंयोजी बंध से बनने वाले कुछ अणु हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ तो परमाणु बताया था कि परमाणु, और यहाँ पर बताया है अध्रुवी सहसंयोजी बंध से बने हुए कुछ अणु, जैसे कि H2Cl2 I2 आदि जो होते हैं। इस प्रकार से बने हुए ठोस को अध्रुवी आणविक ठोस कहा जाता है। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि जैसे हम एक हाइड्रोजन का परमाणु लेते हैं और दूसरा हाइड्रोजन का परमाणु ये है, और ये दोनों आपस में मिलकर के H2 बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो H2 क्या है, एक अणु है, और ये बनना चाहिए निम्न ताप पर, और साथ ही साथ इनके बीच में जो बंध है ये होना चाहिए अध्रुवी। तो जो एक जैसे समान परमाणु वाले परमाणु होते हैं वो अपने बीच में अध्रुवी बंध ही बनाते हैं। अब ध्रुवी का और अध्रुवी का मतलब क्या होता है, देखिए ध्रुवी का मतलब हो जाता है कि जहाँ पर 2 प्रकार के ध्रुव ना बनते हों। जैसे कहीं कहीं पर हम देखते हैं डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव, इस प्रकार के जो चार्ज होते हैं वो आ जाते हैं उन परमाणु के ऊपर। तो यहाँ पर ऐसे कोई भी चार्ज जो है इसके अंदर उपस्थित नहीं होंगे, क्योंकि दोनों ही सेम परमाणु हैं। तो इनके सेम परमाणु के बीच में जो बंध बनता है उसी को हम कहते हैं अध्रुवी बंध, है ना। और ये जहाँ पर इस प्रकार के चार्जेस आ जाते हैं उन्हें हम कहते हैं ध्रुवी बंध। तो ये इस प्रकार से जो समान परमाणु वाले अणु होंगे, जैसे कि H2Cl2 I2, इनके अंदर बंध बना जाएगा अध्रुवी सहसंयोजी बंध। और कुछ उत्कृष्ट गैसें हो सकती है जो कि परमाणु के रूप में हो। ये इस प्रकार के जो ठोस होंगे, इस प्रकार से बने हुए जो ठोस होते हैं
उन्हीं को हम कहते हैं अध्रुवी आणविक ठोस, है ना। और इनके जो परमाणु अथवा ठोस के जो अणु होते हैं वो एक बहुत ही दुर्बल परिक्षेपण बल, जिसे कि लंदन बल भी कहा जाता है, उसके द्वारा ये बंधे रहते हैं। अब देखिए लंदन बल को भी आपको यहाँ पर समझना है कि लंदन बल क्या होता है। तो हमने देखा कि देखिए जब कोई भी समान परमाणु होता है, एक जैसे परमाणु होते हैं, तो वो क्या होते हैं, आपस में एक बल के द्वारा बंधे होते हैं। जैसे कि ये Cl है, ये Cl है, दोनों एक दूसरे से एक बल के द्वारा बंधे हुए हैं। अब ये बल जो होता है बहुत ही दुर्बल प्रकृति का होता है, कमजोर प्रकृति का होता है। तो इसी दुर्बल और कमजोर प्रकृति के बल का एक और नाम दे दिया जाता है लंदन फोर्सेस, लंदन बल। अब लंदन बल क्या है, तो ये संक्षेप में इस बल को हम कह देते हैं LDF, इस नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये जो बल होता है ये एक जर्मन भौतिक विज्ञानी जो थे और उनका नाम था फ्रिट्ज लंदन, है ना। मैं यहाँ लिख रहा हूँ फ्रिट्ज लंदन, ये उनका नाम था, और जो कि थे एक जर्मन भौतिक विज्ञानी। तो उन्होंने इस बल के बारे में बताया था, तो उसी के आधार पर इस बल का नाम रख दिया था लंदन बल, है ना। और ये भी क्या है, एक प्रकार का दुर्बल बल है, दुर्बल बल है, तो उस बल को कहा जाता है लंदन बल। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब देखिए जब इसके जो अणु होंगे उनके बीच में यहाँ पर बल की जो प्रकृति है वो काफ़ी कमज़ोर है। अब बल की प्रकृति कमज़ोर है तो उनके बीच में लगने वाला जो बल है वो तो बहुत दुर्बल है। तो ऐसे ठोस जो होते हैं ना उनकी गलनांक निम्न होते हैं। अब देखिए जैसे मान लिया जाए कि हम बात कर रहे थे H2 की या Cl2 की, जैसे कि ये है Cl2, अब ये Cl और Cl परमाणु से मिलकर के बना हुआ है। तो हम तोड़ना चाह रहे हैं इसे इसके इस आणविक रूप से, इनके बीच में ये बंध है। अब ये बंध हम कब तोड़ पाएंगे, यदि ये ज़्यादा मजबूत होगा तो हमें ज़्यादा ताप ऊष्मा देने की आवश्यकता होगी। अब ये कमज़ोर होगा तो हम बहुत आसानी से तोड़ देंगे। तो हमने देखा कि इनके बीच में जो बंध की क्वालिटी होती है, उनकी प्रकृति होती है, वो कहती है वो वीक होती है, दुर्बल होती है। अब वो वंडरवाल्स या फिर लंदन फोर्स आदि होते हैं इसके बीच में। तो ये बल जब हम बहुत आसानी से तोड़ देंगे तो हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, कम ताप की आवश्यकता होगी, तो फिर ये तोड़े जा सकते हैं। तो जहाँ पर बंध कमज़ोर हो, दुर्बल हो, वहाँ आपको ध्यान रखना है कि उस स्थिति में ठोस जो होता है उसके गलनांक जो होते हैं वो निम्न हो जाते हैं, और बंध जितना ज़्यादा प्रबल होगा उतना ज़्यादा वहाँ पर उसको गलनांक भी उच्च हो जाता है। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला हमारा पॉइंट है यहाँ पर ध्रुवी आणविक ठोस। अब ध्रुवी पहले को हमने देखा अध्रुवी, जहाँ पर कोई प्रकार के ध्रुव नहीं बन रहे थे। अब आप ध्रुवी को समझेंगे तो आपको अध्रुवी भी यदि कोई डाउट उसमें रहा हो तो वो भी आपके लिए क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्रुवी क्या होते हैं, ऐसी क्रिस्टली ठोस जिनके अणु अपेक्षाकृत प्रबल द्विध्रुव अन्योन्य क्रियाओं या डाइपोल इंटरेक्शन के द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं, और ऐसे अणुओं को हम कहते हैं ध्रुवी आणविक ठोस, है ना। अब यहाँ पर हमें समझना है द्विध्रुव अन्योन्य क्रियाएं क्या होती है और किस प्रकार से इसके बीच में बंध बनता है। चलिए पहले हम इसके सारे पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम एक ब्लैंक स्लाइड पर इसको समझते हैं। देखिए कुछ इसके उदाहरण हैं, जैसे कि HCl, SO2, NH3 आदि जो होते हैं ये ध्रुवी सहसंयोजक बंधों से बने होते हैं, अतः इन्हें हम ध्रुवी आणविक ठोस कहते हैं या ये ध्रुवी आणविक ठोस कहलाते हैं। चलिए देखिए अणु के बीच में ध्रुवी
सहसंयोजक बंध इनके बीच में होगा। चलिए और पॉइंट की बात करते हैं। अब ध्रुवीय आणविक ठोस के जो गलनांक होते हैं वो अध्रुवी ठोस से अधिक होते हैं, फिर भी इनमें अधिकतर जो होते हैं कमरे के ताप और दाब पर गैस अथवा द्रव में होते हैं। अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन हम समझ चुके हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से हम चर्चा करते हैं। चलिए देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं ध्रुवी की। तो यहाँ पर जो ध्रुवी होंगे वो किस प्रकार के होंगे। देखिए यहाँ पर हमने देखा कि HCl, SO2 ये हमारे कुछ उदाहरण हैं। अब देखिए HCl का जो अणु होता है, तो जैसे ये कि H और ये है Cl। अब इनके बीच में इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है और साझा होता है तो जो साझे का परमाणु है वो दोनों के बीच में होना चाहिए। अब दोनों के बीच में होता है, पर यहाँ पर Cl जो होता है क्लोरीन, इसकी प्रकृति कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। तो ये क्या करता है कि ना साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर थोड़ा ज़्यादा खींच लेता है। तो ये क्या करता है, इस प्रकार से उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है। जैसे कि ये H है और ये Cl है। तो ये जो साझे के इलेक्ट्रॉन है ना, ये इससे तो दूर हो चुके हैं हाइड्रोजन से, और क्लोरीन के ये बिल्कुल नज़दीक है। अब ये नज़दीक क्यों आए, क्योंकि Cl की प्रकृति नेगेटिव, तो इसलिए यह इस हाइड्रोजन से दूरी पर है, तो इसके ऊपर आंशिक डेल चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है, और इसके ऊपर आंशिक रूप से ये डेल नेगेटिव। तो ये ज़्यादा मात्रा में ना है, इसलिए हम इसमें डेल का प्रयोग कर रहे हैं, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव। अब यहाँ पर क्या हुआ कि देखिए इस पर एक पॉजिटिव, दुर्बल पॉजिटिव और इस पर दुर्बल नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये जो दो प्रकार के यहाँ पर प्लस माइनस बनना, यही ध्रुवता कहलाता है। इसी को हम बोलते हैं ध्रुवी। और जब ऐसे ना बने तो वो हो जाता है अध्रुवी। तो ये हो गया ये। अब देखिए एक HCl का अणु के बीच में इस प्रकार से, तो इनके बीच में जो बल यहाँ पर बंध बन रहा है वो कौन सा होगा, तो ये हो जाता है यहाँ पर ध्रुवी और सहसंयोजक, क्योंकि इनके बीच में साझा भी हुआ था, सहसंयोजक बल भी ये हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं, जैसे कि HCl का एक अणु HCl के फिर दूसरे अणु से जुड़ता है, फिर अगले अणु से जुड़ता है। इस प्रकार से ये कई अणु आपस में जुड़ते हैं। देखिए अब हमने यहाँ पर एक HCl को लिया और एक HCl के अंदर दूसरे HCl के अणु को हम जोड़ेंगे यहाँ पर। तो ये H, सेम कंडीशन यही यहाँ पर होगी। फिर यहाँ पर डेल नेगेटिव, इसमें डेल पॉजिटिव। अब देखिए ये HCl का दूसरा अणु है, ये HCl का दूसरा अणु है। तो यहाँ पर इनके और इनके बीच में तुम देख चुके कि ध्रुवीय सहसंयोजक बल लग रहा है, पर एक अणु से दूसरे अणु को भी तो जोड़ना पड़ता है। तो इनके बीच में यहाँ पर जो बल लग रहा है वो बल, अब देखिए इस और इसके बीच में भी बल जो होगा वो कैसा होगा, ध्रुवी और सहसंयोजक। पर एक अणु से दूसरे अणु को जो जोड़ता है वो बल कहलाता है द्विध्रुव। क्योंकि अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक ध्रुव तो इतना हुआ, एक ध्रुव दूसरा ये हुआ, अब इसे भी द्विध्रुव कहेंगे, और एक द्विध्रुव ये है। तो निश्चित इनके बीच में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस द्विध्रुव और इस द्विध्रुव के बीच में ये बंध लग रहा है, और इसे हम कहेंगे द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया या बल, है ना। तो इसे हम डायपोल अट्रैक्शन बल भी कह देते हैं, या फिर द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया के कारण बना हुआ बल। तो यहाँ पर ये हो जाती है इसकी ध्रुवीयता, और
ये बल हो जाता है ध्रुवीय सहसंयोजक बल। अब ये बल जो होगा ये कैसा होगा, ये प्रबल होता है ना, क्योंकि ये काफ़ी प्रबल बल है और मजबूत होगा। तो निश्चित यहाँ पर हमने देखा कि जब ये एक स्ट्रॉन्ग बल होगा तो उस स्थिति में ये क्या होगा, काफ़ी मजबूत होने से इसके गलनांक कैसे होंगे इन तत्वों के, वो हो जाते हैं उच्च। और हमने देखा दुर्बल जिसके थे उनके गलनांक कैसे थे, मेल्टिंग पॉइंट निम्न। तो इनके गलनांक जो होंगे ये उच्च हो जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो है ध्रुवीय आणविक ठोस, ये हम देख ही चुके हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। अब हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस क्या होंगे, तो देखिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कुछ ऐसे क्रिस्टलिक ठोस होते हैं जिनके अणुओं में हाइड्रोजन, पहली कंडीशन देखिए, हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ऑक्सीजन अथवा नाइट्रोजन परमाणु के मध्य में ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होते हैं। अब ध्रुवीय सहसंयोजक बंध को अभी हमने देखा कि इस प्रकार से ध्रुवता पैदा हो जाती है और वो बंध ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है। परंतु अब क्या है, अब इसमें यदि कोई हाइड्रोजन है, एक तत्व तो होना चाहिए हमारा हाइड्रोजन, और फिर उसके साथ में यहाँ पर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में से कोई सा भी होगा, और इनके बीच में वही जो अभी हमने देखा ध्रुवीय वाला बंध बनता है, ध्रुवीय सहसंयोजक। तो उस स्थिति में उसे हम नाम दे देंगे हाइड्रोजन बंध। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन बंध इसमें हो जाएगा, है ना। तो ये हाइड्रोजन बंध कहलाएगा। चलिए और इसके कुछ उदाहरण समझते हैं। देखिए ऐसे ठोस के अणुओं को प्रबल हाइड्रोजन आबंधित करते हैं, जैसे कि H2O। अब आप H2O को देखते हैं तो H2O के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही हैं यहाँ पर, है ना। जैसे कि ये मैंने एक उदाहरण ले लिया HOH। अब ये जल का एक अणु है, इसी के साथ में जो इसकी संरचना होती थोड़ी सी मैंने ये इस प्रकार होगी, तभी हम इसको समझ पाएंगे। देखिए ये HOH और यहाँ पर ये दूसरा H परमाणु है, और फिर ये H परमाणु, ये O परमाणु और ये H परमाणु। अब ये जल का दूसरा अणु है, ये जल का दूसरा अणु है, और इसमें ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में ये बंध जो होता है, ये इस बंध को हम कहते हैं हाइड्रोजन बंध। देखिए इसकी प्रकृति होगी कुछ ऋणात्मक, इसकी प्रकृति होगी यहाँ पर धनात्मक, और एक अणु से दूसरे अणु के बीच में ये बंध लगता है, तो यहाँ पर ये लगेगा। तो इस प्रकार का बल जो होगा ये कहलाएगा हाइड्रोजन आबंधन। चलिए आगे बात करते हैं। हाइड्रोजन आबंधित जो आणविक ठोस होते हैं वो विद्युत के अचालक होते हैं, इनको विद्युत के कुचालक कहते हैं। तो ये अचालक या कुचालक भी होते हैं, और साथ ही साथ ये क्या होते हैं, कमरे के ताप पर दाब एवं वाष्पशील द्रव अथवा मुलायम ठोस होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा हमारा ठोस का जो प्रकार है, अभी तक हमने ठोस का एक ही प्रकार देखा है, और वो प्रकार था कौन सा, आणविक ठोस। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे ठोस की, जो कि आयनिक ठोस है। और आयनिक ठोस मतलब यहाँ पर नाम से स्पष्ट हो रहा है जिसके अंदर आयन हो, है ना। अब आयन कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो दो प्रकार के, एक पॉजिटिव नेगेटिव, इस प्रकार के आयन हो। तो ऐसे ठोस वाले जो होते हैं ये कहलाते हैं आयनिक ठोस। चलिए डेफिनेशन समझते हैं। देखिए ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण जो होते हैं वो आयन होते हैं, तो इन्हें हम आयनिक ठोस कहते हैं। और ये आयनिक ठोस जो होते हैं इनका निर्माण होता है जो
एनायंस होते हैं जिन्हें हम पॉजिटिव चार्जेस आयन, या फिर कुछ ऋणायन जो होते हैं जिन्हें हम कैटायन कहते हैं, नेगेटिव चार्जेस आयन। इनके त्रिविमी या त्रिआयामी विन्यास में एक स्ट्रॉन्ग, जो कि काफ़ी मजबूत बल होता है, स्थिर वैद्युत कुलामी बलों के बंधने से होता है। अब देखिए, जहाँ पर आपको पूरी तरह से प्लस माइनस मिलते हैं तो वहाँ पर आपको प्लस माइनस का मतलब होता है वैद्युत की बात हमारे सामने इसमें आ ही जाती है, क्योंकि प्लस माइनस जो है विद्युत में हम इस्तेमाल ही करते हैं। तो उसी प्रकार से ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग मजबूत बल होता है, जो कि स्थिर वैद्युत कुलामी बल के बंधने के कारण से इनका निर्माण होता है। अब मेन बात क्या होगी कि इनके अवयवी कण जो हैं वो क्या है, आयन है ना। चलिए आगे और इनकी विशेषताओं को समझते हैं। देखिए, आयनिक ठोस जो होते हैं वो कठोर और भंगुर प्रकृति के होते हैं। अब इनकी प्रकृति जो है वो कठोर और भंगुर है, मतलब कि ये आसानी से टूट सकते हैं। यदि हम चोट मारते हैं इनको तो ये बिखर सकते हैं। जैसे आप नमक को समझ लीजिएगा, तो नमक जो है ढेले के रूप में है, टुकड़े के रूप में है। आप उसको तोड़ेंगे वो टूट कर बिखर जाएगा। आयनिक ठोस के जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं ना, वो काफ़ी उच्च होते हैं। अब उच्च होने का कारण क्या है कि जब आप इनके बलों, इनके अणुओं के बीच में जो बल है वो ज़्यादा मजबूत है, तो क्वथनांक गलनांक जो है वो उच्च तो होना ही है। तो इनके मध्य तो स्थिर वैद्युत बल है, आकर्षण बल है, उसके कारण से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बिल्कुल हाई होगा। और चूंकि आयनिक ठोस में आयन गमन के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, अतः ये ठोस अवस्था में विद्युत रोधी होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। तो ये विद्युत के कुचालक कब हो रहे हैं, ठोस अवस्था में। ये ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि ठोस अवस्था में इनके पास कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए ये ठोस होते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि क्या हम इनको जलीय अवस्था में लेके आते हैं तो ये विद्युत का चालन करेंगे, तो निश्चित ये करेंगे, क्योंकि उस स्थिति में इनके पास में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन या आयन जो होते हैं वो गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। तो आयनिक ठोस जो होते हैं ये गलित अवस्था में जल अथवा जल में घोलने पर आयन गमन के लिए मुक्त हो जाते हैं और वे विद्युत का संचालन करने लगते हैं। और आयनिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक और गलित अवस्था में जल या विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं। ये इनकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि ठोस अवस्था में तो ये कुचालक बनेंगे और जलीय अवस्था या गलित अवस्था में ये सुचालक बन जाते हैं। अब इनके कुछ उदाहरण है, तो आप सबसे अच्छा उदाहरण जो आपको हमेशा ही याद रहता है वो नमक का तो होता ही है। और नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl, जो आपको हर टाइम बिना याद किए याद ही रहता है। चलिए और भी कुछ उदाहरण है यहाँ पर, जैसे कि NaCl हो गया, MgO, ZnS, CaF2 आदि जो होते हैं ये इसी प्रकार के कुछ आयनिक ठोस के उदाहरण है। अब आयनिक ठोस की मेन बात होगी, नाम आप पढ़ेंगे जैसे आयनिक ठोस तो आपको आयन याद आना चाहिए और आयन से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ऐसी ठोस हैं जिनके अवयवी कण आयन है। अब जैसे आप आयन पर पहुंच जाएंगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये तो बिजली के अंदर भी होते हैं, प्लस माइनस के तार, तो वहां पर बल मिल जाएगा आपको वैद्युत या स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। और बल कैसा है, प्रबल है, तो आपको प्रबलता से मिल जाएंगे गलनांक क्वथनांक, क्योंकि गलनांक क्वथनांक जो होंगे वो तभी उच्च होंगे जब उनके बीच का बल प्रबल होगा। तो यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे और फिर आप यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो कई विद्युत के चालक सुचालक होते हैं। तो ठोस अवस्था में कुचालक हैं और चलित अवस्था में गलित अवस्था में ये सुचालक हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगले ठोस की। अगला हमारा ठोस है वो है धात्विक ठोस, जिसे हम मेटेलिक सॉलिड भी कहते हैं। और धात्विक ठोस का मतलब हो जाता है धातु। देखिए प्रश्न ही तो हमें बता रहा है कि उत्तर क्या होगा इसका। तो धात्विक का मतलब क्या है, धातुएं। तो धातुएं कैसी होती है, आप धातुओं के बारे में क्या नहीं जानते हैं। चलिए थोड़ी सी डेफिनेशन समझ लीजिएगा। धातु या धात्विक ठोस ऐसे ठोस होते हैं जिनके अवयवी कण जो होते हैं ना वो धन आयन होते हैं। अब धन आयन का मतलब होता है कोई से भी ऐसे
कण हो सकते हैं। और वास्तव में धातुओं जो होती है ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों से घिरे होते हैं और साथ ही साथ संलग्नित धनायनों का एक व्यवस्थित संग्रह है। अब ये इलेक्ट्रॉन निरंतर गतिशील होते हैं और क्रिस्टल में सर्वत्र समरूप रूप से ये विस्तारित होते हैं, मतलब कि फैले होते हैं। तो सीधे सीधे हम बात करें कि जो धातुएं होती हैं, इन धातुओं के अंदर क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन इनके अंदर वो जो होते हैं वो गतिशील होते हैं और पूरे उस क्रिस्टल के अंदर वो घूमते फिरते रहते हैं, है ना। तो ये उसी के अंदर घूमते फिरते ही रहते हैं। चलिए अगली हम इनकी बात करते हैं। धात्विक ठोस की ये जो मुक्त और गतिशील इलेक्ट्रॉन धातुओं के उच्च वैद्युत और ऊष्मीय चालकता के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब हम जानते हैं कि जो धातुएं होती हैं, जैसे हमने आयनिक को देखा, तो आयनिक तो भाई ठोस अवस्था में नहीं कर रहा है पर जलीय अवस्था में कर रहा है। अब धातुएं जो होती है वो उनकी अपेक्षा और भी विद्युत और ऊष्मा की चालकता के लिए जिम्मेदार होती है और इनके अंदर होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जैसे इनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रॉन धनायनों के नेटवर्क में सतत प्रवाह करते हैं, कंटिन्यू बहते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित करने लगते हैं। और उसी प्रकार एक धातु के एक भाग में ऊष्मा प्रदान की जाती है तो वो उसके पूरे भाग में फैल जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वही उस ऊष्मा को फैलाने में, उस ऊर्जा को फैलाने में जिम्मेदार होता है, जो उसे धातु के पूरे भाग में धीरे धीरे समान रूप से फैला देता है। अब इनमें विशेष चमक होती है जो कि इनमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा गतिशील इलेक्ट्रॉन के कारण भी होती है। चलिए आगे हम बात करते हैं। धातुएं जो होती हैं वो आघातवर्धनी और तन्य होती है और इसके कई उदाहरण हम ले सकते हैं। जैसे किसी भी धातु का आप नाम लिख दीजिएगा वो सब इसके अंदर आ जाती हैं, पर वो ठोस होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो FeCu, Ag, Mg आदि जो हैं ये इसके प्रकार हैं, इसके उदाहरण हैं। तो धात्विक ठोस का मतलब हो जाएगा सीधे सीधे धातुएं। चलिए आगे बात करते हैं इनके गलनांक क्वथनांक कैसे होंगे। तो इनके गलनांक क्वथनांक भी जो हैं उच्च ही होंगे। चलिए अगला प्रकार है हमारा, वो है सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। अब देखिए अभी हमने धातुओं के बारे में देखा, अब हमें देखना है सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। चलिए कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। अब ये क्या होते हैं, तो ये देखिए अधात्विक क्रिस्टलीय ठोस, मतलब अभी हमने देखा था वो धातुएं थी, अब ये कैसे होंगे, अधात्विक, जिनके संपूर्ण क्रिस्टल में निकटवर्ती परमाणु के बीच में सहसंयोजक बंध के कारण विस्तृत अनेक रूपता होती है, सहसंयोजक नेटवर्क ठोस कहलाते हैं। अब ये सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि अधात्विक क्रिस्टलीय ठोस हैं, और दूसरी बात ये है कि इनके बीच में हमेशा सहसंयोजक बंध बनेगा। तो ये दो चीज़ें इनको, इनकी परिभाषा बना देती है। देखिए पॉइंट में लिखा है यहाँ पर सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस, तो सहसंयोजक बंध इनके बीच में है, तो इसी से इनका नाम पड़ गया सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस, और ये अधात्विक क्रिस्टलीय ठोस होंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं। ये जो ठोस होते हैं सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस, इन्हें हम एक विशाल अणु भी कहते हैं, इन्हें गैंट मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। और उसका कारण क्या होता है ये हम समझते हैं। चलिए सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस जो होते हैं इनके परमाणु के बीच में सहसंयोजक बंध दिशात्मक प्रकृति के होते हैं, और इसीलिए परमाणु अपनी स्थितियों पर अति प्रबलता से संलग्न होते हैं। देखिए ये क्या होते हैं कि इनके बीच में होता है साझे का बंध, और साझे का बंध जो होता है, जैसे कि कोई भी परमाणु जो होता है वो दूसरे परमाणु के साथ में इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेता है। मान लीजिए परमाणु A है, ये परमाणु B है, या A है, कुछ भी समझ लीजिएगा, सेम परमाणु है। इनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, और साझेदारी के कारण जो बंध बनता है उस बंध को हम कहते हैं सहसंयोजक बंध।
और इसी के कारण से फिर ये अगले कुछ अणु उस परमाणु के साथ में ये अणु जुड़ जाता है, फिर अगला जुड़ जाएगा, फिर जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क, ये अलग नेटवर्क बना लेते हैं। अब नेटवर्क इनका जो होता है वो ज़्यादा बनने के कारण से ही इनको कहा गया है विशाल अणु, गैंट मॉलिक्यूल। चलिए आगे हम बात करते हैं जो सहसंयोजक ठोस होते हैं इनके कुछ गुणों के बारे में, इनमें क्या विशेषताएं खास होती है, तो ये हम देख चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर सहसंयोजक अथवा जो नेटवर्क ठोस होते हैं ये अति कठोर और भंगुर प्रकृति के होते हैं। अब इन्हीं के अंदर सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस का जो मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक होता है ये काफ़ी उच्च होता है और ये गलन से पूर्व विघटित भी हो सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस जो होते हैं ये विद्युत रोधी और विद्युत के का संचालन नहीं करते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे भी होते हैं जो कर भी लेते हैं। तो देखिए सबसे अच्छा उदाहरण यहाँ पर है विद्युत रोधी हैं, तो जैसे आप हीरा लाल को समझ लीजिएगा, मतलब हीरा जिसे हम बोलते हैं डायमंड, है ना। अब डायमंड जो होता है ये इसी का एक प्रकार है नेटवर्क अथवा सहसंयोजक ठोस का। अब इसका गलनांक जो है वो कैसा है, बहुत ज़्यादा है। विद्युत का क्या है, कुचालक है। चलिए आगे हम बात करते हैं हीरा तथा जो सिलिकॉन कार्बाइड है ये सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस का एक विशिष्ट उदाहरण है। अब इन्हीं का जो है एक और रूप, जो कि इन्हीं का एक भाई समझ लीजिएगा, जिसे हम कहते हैं ग्रेफाइट। अब वो इनसे अलग प्रकृति का होता है। ये सब विद्युत के क्या हैं, कुचालक हैं, पर वो क्या है, सुचालक होता है ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट भी यहाँ पर सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस का ही एक उदाहरण है, और परंतु अपवाद स्वरूप में ग्रेफाइट मुलायम और विद्युत का क्या है, सुचालक है। और ग्रेफाइट का ये गुण जो है ये उसके अपवादी गुण, उसकी विशिष्ट प्रकार की जो संरचना होती है उसी के कारण से होता है। तो ग्रेफाइट के अंदर विद्युत सुचालकता का गुण होता है और हीरा है इनके अंदर कुचालक। तो ये हीरे और ग्रेफाइट की जो संरचना है ये आप देख सकते हैं, इनकी जो संरचना होती है वो एक नेटवर्क टाइप संरचना होती है। इनके बीच में बंध जो होता है वो सहसंयोजक प्रकृति का बंध होगा और ये विद्युत के कुचालक होते हैं। गलनांक क्वथनांक काफ़ी उच्च होते हैं। चलिए आगे, ये था हमारा केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट और यहाँ पर आज का जो वीडियो है इसे हम समाप्त करते हैं। और वीडियो आपने लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलेंगे बहुत जल्द अगले पार्ट के साथ में।